ये सारी की सारी चीजें चल रही है ना, ड्रामा चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से। उसमें एक पॉइंट हर समय ईरान ने डाला। वो पॉइंट ये था कि साहब सीज फायर तब माना जाएगा जब इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना बंद कर दे। और इजराइल चाहेगा नहीं कि हिजबुल्लाह स्ट्रांग हो, रादर दे आर कॉलिंग फॉर द कंप्लीट डेसिमेशन ऑफ हिजबुल्लाह। खत्म कर दो जैसे हमास को खत्म करा था। अच्छा, ये ईरान इससे राजी नहीं है, ये ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान को क्यों नहीं मंजूर है? क्योंकि ये तो उसका पावर है। हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती है, ये तो ईरान का पावर है। अगर आप ईरान के हाथ से उसका पावर ले लेंगे तो ईरान को कौन पूछ रहा है? खमेनाई की रेजीम जो है, अगर ये बच गई और यूएस ने यू टर्न लिया और यूएस भाग गया, जैसे यूएस की आदत है बीच बीच में यू टर्न लेके भागने की, तो ये जो रेजीम है जो पहले दुनिया के लिए खतरा बनी थी या मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बनी थी या सबके लिए खतरा बनी थी, ये 10 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कहानी के पीछे कहानी होती है और उसके पीछे एक कहानी होती है। 2-3 कहानियां हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भारतीय दूतावास है तेहरान में, उसने जितने भी भारतीय हैं ईरान के अंदर, सबको बोला है कि आप निकल लो यहां से। आप जैसे निकल सकते हैं, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, जो भी रास्ते से, समुद्री रास्ते से आप निकल सकते हैं, आप निकलिए। ये क्यों बोला? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करते हैं। यह सबको पता है। थोड़े कम लोगों को पता है कि ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करता है। यह सारा खेल वहीं का है। ईरान अपने प्रॉक्सीज को, अपने दाहिने और बाएं हाथ को एक्टिवेट करता है। अब जो उसका दाहिना हाथ है वो तो कट चुका है। यहां पे दाहिना हाथ से मतलब है मेरा हमास। हमास का हलवा बना दिया इजराइल ने मार मार के। उसने हिजबुल्लाह को बोला कि तुम जाके हमला करो। हिजबुल्लाह ने अटैक किया, हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स मारे, ये सारी की सारी चीजें उसने की। पलटवार शुरू होता है उसके बाद इजराइल का, और इजराइल का इतना भयानक पलटवार होता है, इतना ज्यादा भयानक पलटवार होता है कि इजराइल लेबनान के इलाके घेरना शुरू कर देता है। और इजराइल का एक ही सवाल है कि हमारा तुमसे कोई दुश्मनी, हमने तुम पे अटैक नहीं किया, तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं सब, ईरान तो भाई है हमारा। तो ठीक है भाई, जो सजा भाई की वो सजा तेरी, अगर तेरा भाई है तो इजराइल ने इतना मारा दोस्तों। आज की तारीख में इजराइल इतना आगे बढ़ चुका है कि इजराइल इज हार्डली 50 to 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बेरूट। बेरूट कैपिटल है, बेरूट लेबनान की कैपिटल है, उससे 50-60 किलोमीटर दूर बैठा है इजराइल। दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। और इजराइल ने बम मारे दोस्तों, और इतने मारे कि सदर्न बेरूट को उसने बिल्कुल, जिसको कहते हैं सेक्शंस ऑफ सदर्न बेरूट लुक लाइक गाजा, यहां पे अचानक ईरान एक्टिवेट होता है। वो पाकिस्तान में सो कॉल्ड इस्लामाबाद डायलॉग्स और फिर कतर में बातचीत हुई, और 14 पॉइंट, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें चल रही है ना, ड्रामा चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से। उसमें एक पॉइंट हर समय ईरान ने डाला। वो पॉइंट ये था कि साहब सीज फायर तब माना जाएगा जब इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना बंद कर दे। अब आप ये सोचेंगे कि इनका हिजबुल्लाह से क्या लेना देना, इनका लेबनान से क्या? अपना देश संभालो ना। आप दुनिया भर की पंचायती में क्यों लगे हो? अपना देश संभालो। नहीं दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि उसने वो पॉइंट्स में क्यों एक लाइन मेंशन करी जिसमें लिखा था हिजबुल्लाह को कुछ नहीं कहना, और क्यों ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है हिजबुल्लाह। ये सारी 4-5 चीजें जो हुई है ना, कि ईरान ने वार किया, फिर इजराइल ने पलटवार किया, फिर ऐसा, फिर ये सारी की सारी चीजें, ये आज मैं समझाऊंगा आज के वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसको बिल्कुल एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ऐसा है कि जो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है लगभग, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूं, ठीक है, अब वो ईरान के जो हैदराबाद वाले कॉन्सुलेट वाले हैं, उनका मन खराब होगा तो मुझे फिर लगेगा यार फिर रूठ गए। जैसे रूठ बहुत जल्दी जाते हैं मुझसे, जैसे शादी में फूफा होते हैं ना, मुंह ऐसा कर लेते हैं, फिर मुझे लगता है कि यार पता नहीं क्या गलत मैंने कह दिया। एनीवे, ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इनके कॉन्सुलेट्स और इनके एम्बेसीज इतने नहीं चलाते जितना चलाते हैं हमास और हिजबुल्लाह। हमास को कर दिया ठंडा, अब बचा हिजबुल्लाह।
अब जब नेगोशिएशन होगा, अब आप सोचिएगा, दिमाग लगाइए इस पे होता क्या है। जब नेगोशिएशन होता है तो फिर यू वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। इजराइल ने इसलिए काम यह करा कि हजारों किलोमीटर दूर लड़ाइयां शुरू कर रखी हैं। अब वो तो उसकी बदकिस्मती है कि उसके ऊपर ही आके बम गिर रहे हैं आजकल, लेकिन यह काम ईरान ने किया। ईरान ने हमास शुरू करा, कतैब हिजबुल्लाह जो इराक में है उसको शुरू करा, हिजबुल्लाह जो है लेबनान में उसको शुरू करा, ये हूथीज हैं उनको वेपन्स दिए। अब क्या करा कि ईरान ने मारे नदन इजराइल पे। नदन इजराइल और सदर्न लेबनान वो रास्ता वही है ना। एक तरफ आप देखेंगे टुवर्ड्स द वेस्ट, अगर आप देखेंगे आपको हाइफा पोर्ट दिखाई देगा और हाइफा रिफाइनरी है, फिर ऊपर चले जाएंगे कुछ किलोमीटर के बाद आपका लेबनान आ जाता है। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने एक येलो लाइन बनाई। येलो लाइन में मतलब उसने लेबनान की जमीन घेर ली और फिर येलो लाइन के आगे बढ़ गया, लिटानी रिवर क्रॉस कर गया। जैसा मैंने आपको बताया था 50 to 60 किलोमीटर फ्रॉम बेरूट द इजरायली आर्मी, द आईडीएफ इज पोजिशन्ड। कैन दे मेक अ डैश फॉर बेरूट? एब्सोल्युटली। और यही डर लग रहा है ईरान को, क्योंकि जितनी जल्दी इजरायली आर्मी घुसी है और जितनी प्रोग्रेस उसने करी है, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर पाया। उसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों, उसकी भी एक बैकग्राउंड की स्टोरी है। हिजबुल्लाह को हथियार कहां से आते? ईरान से। ट्रेनिंग कहां से? ईरान से। सब कुछ जो कुद्स फोर्स है इनकी, विच इज पार्ट ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, कुद्स फोर्स का काम था ये फॉरेन में जितने भी आउटफिट हैं, इनको पैसे देना, इनको हथियार देना, इनको मोटिवेटेड रखना, फलाना ढिमका, ये सारा का सारा ये सब चीजें करते थे। अच्छा, जाता कहां से था? ये भी बात है ना, दैट्स ऑल्सो ह्यूज इशू। ये हथियार कहां से जाते थे? ये मैप आपके सामने, मैप देखिए। ईरान के बाद इराक के बाद सीरिया और सीरिया के बाद लेबनान। अब दोस्तों हुआ क्या, ऐसा लगा कि जैसे बीच में सीरिया में किसी ने खांचा मार दिया। उस खांचे का नाम था अहमद अल शरा। जो खानदान, मैं बशर अल असद के खानदान की बात कर रहा हूं, जो खानदान 50 साल तक राज कर रहा था और बिल्कुल आयरन ग्रिप थी और हजारों लोगों को मार दिया था और जेलों में रखा था, 12 दिन के अंदर सरकार उसकी टपक गई और असद भाग गया मॉस्को। अब हुआ यह कि अहमद अल शरा ये अलकायदा का टेररिस्ट हुआ करता था और इसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला था, जिंदा या मुर्दा जो हमें पकड़ाएगा इसको या मरवा देगा तो हम उसको $10 मिलियन देंगे। यूएस इंटेलिजेंस और टर्किश इंटेलिजेंस ने ऐसा गेम खेला कि तख्ता पलट हो गया। यह बंदा आ गया डेमास्कस में, जो कि सीरिया की कैपिटल है, उसके अंदर आके बैठ गया और फिर यह जाता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है, व्हाइट हाउस जाता है, हाथ मिलाता है, चाय पीता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिजिकल बैरियर है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को हथियार नहीं पहुंचा सकता, या स्मगलिंग करके थोड़ा बहुत पहुंचाए। जो पहले वो खुला खेल होता था कि ट्रक के ट्रक आ रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, वो सिस्टम बंद हो गया। हथियार अभी भी जा रहे हैं लेकिन हार्डली 5%। ये जो लड़ाई है हिजबुल्लाह की दोस्तों, ये लड़ाई है सर्वाइवल की फॉर हिजबुल्लाह। और इजराइल चाहेगा नहीं कि हिजबुल्लाह स्ट्रांग हो, रादर दे आर कॉलिंग फॉर द कंप्लीट डेसिमेशन ऑफ हिजबुल्लाह। खत्म कर दो, जैसे हमास को खत्म करा था। अच्छा, ये ईरान इससे राजी नहीं है, ये ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान को क्यों नहीं मंजूर है? क्योंकि ये तो उसका पावर है यार। हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती है, ये तो ईरान का पावर है। अगर आप ईरान के हाथ से उसका पावर ले लेंगे, फिर ईरान को कौन पूछ रहा है? ये तो वैसी बात हो गई कि कल आपने बोला कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है कल और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है परमानेंटली, आपको लगता है कोई ईरान का नाम लेने वाला है? पीपल विल फॉरगेट ईरान। ईरान का जो असली हुक है दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दैट इज ऑल दीज, ये जितने भी ये हमास हिजबुल्लाह टाइप के टेरर आउटफिट्स हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है, फंड करता है, ये तो रियल पावर है ईरान का। इसीलिए ईरान इतना चढ़ा हुआ है, इसीलिए ईरान ने वापस पिछले 24 घंटे में बमबारी करी इजराइल के ऊपर। कई सारी मिसाइल्स फायर की गई। ईरान ने इजराइल के नेवेटिव और टेलनॉफ बेसिस पे हमला किया। सोचने वाली बात यह भी है कि कुछ मिसाइल्स गई हैं दोस्तों यमन से। अब ये नक्शे में देखिए यमन का है, ठीक है। यानी कि जो मिसाइल फायर करी वो पूरा सऊदी अरब को क्रॉस करके, जॉर्डन वॉर्डन को क्रॉस करके गई वो सीधा, और वो पड़ गई पूरा नदन इजराइल में, ये जो मिलिट्री बेसिस का मैंने आपको नाम लिया। यानी कि वहां से फ्रॉम यमन
विच मीन्स हूथीज हैव आल्सो फायर्ड। जो ईरान से मिसाइल गई वो अलग, हूथी भी इसमें आ गए। कुछ ही दिन पहले ईरान ने धमकी दी थी कि जो तुम्हें दर्द हो रहा है ना अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रोकने पर, जो तुम्हारी चीखें निकल रही हैं, हम बाबल मंदेब भी रोक देंगे, फिर हम देखेंगे तुम्हारी चीखें डबल निकलेंगी। ऐसा ईरान ने बोला था दोस्तों। अच्छा, यहां पे जैसे ही ईरान ने हमला किया, इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप बोल ही रहा था ये कि इजराइल हमला नहीं करेगा, मैंने ग्रीन लाइट नहीं करा, मैंने इजराइल को अप्रूवल नहीं दिया, ये सारी की सारी चीजें वो बोल रहा था। खबर मीडिया में अचानक आती है कि जवाबी कार्रवाई हो गई और पलटवार हो गया बड़ा सॉलिड, यानी कि इस्फहान, तेहरान, इन सब इलाकों पे इजराइल ने हमला कर दिया। तो एज ऑफ टुडे, आज की तारीख में दोस्तों बात यह है कि लगता है लड़ाई दोबारा एक बार शुरू हो गई है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीबोगरीब धमकी दी है। उसने बोला है कि जितने भी डॉलर्स फ्रोजन अकाउंट्स में हैं ईरान के, विच आर बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो फ्रोजन है, कोई 12 अरब बोलता है, कोई 25 अरब बोलता है, अलग अलग लोग अलग अलग अकाउंट्स देते हैं, उनके एसेट्स हैं, उनके डॉलर्स हैं, उनका गोल्ड भी पड़ा होगा या कुछ और पड़ा होगा, ये सारे के सारे यूएई और कतर और ऐसी जगह पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं मैं सबको दे दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी कि मैं सबको दे दूंगा, यानी कि जो तुम कहते हो ना कि वापस लाओ, हमारा पैसा वापस दो, वो सब बांट दूंगा। तुमने इनका नुकसान करा है, पहले मैं इनकी भरपाई कर दूं। तो दोस्तों ये चल रहा है आज के जो द चाणक्य डायलॉग्स है उसमें। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। आईआरजीसी ने जो अटैक लॉन्च किया है या फिर हुथी से करवाया है, दोनों सूरतों में इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया है उन्होंने ऑपरेशन नसर। नसर एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है विक्ट्री। ऑपरेशन नसर के तहत इन्होंने मिसाइल मारी है। इजराइल का क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा अच्छा है, इजराइल ने बहुत मिसाइल्स ब्लॉक कर दी हैं। ईरान का यह कहना है कि साहब सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी इजराइल ने, सारी रेड लाइन क्रॉस कर दी, अब यह काबिल बर्दाश्त नहीं है, अब हमें हमला करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। ईरान में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी फौजें भेजे। हां, यहां पे बैठे बैठे बटन दबा के मिसाइल फायर कर सकता है ईरान, और कर भी रहा है और अच्छी तरीके से कर रहा है। लेकिन ईरान में वो कैपेसिटी नहीं है कि अपनी फौजें भेज दे। ईरान में वो कैपेसिटी नहीं है कि अपने जहाज भेज दे इजराइल। ईरान में वो कैपेसिटी नहीं है कि बाहर जाके लड़े किसी से। दैट दे कैन नॉट डू। ये बुरे रगड़े जाएंगे अगर इन्होंने ये करा तो। पर लेकिन ये भी सच है कि अमेरिकन अगर अपने फौजी ईरान भेजते हैं तो वो भी रगड़े जाएंगे। ये बात भी सच है। तो यहां पे क्या है कि इजराइल एक तरफ अपनी फौजें लेबनान के अंदर भेज रहा है, और लेबनान के अंदर भेजने के बाद इट इज हैमरिंग द हिजबुल्लाह, जिसकी चीखें जब निकलती हैं वो तेहरान पहुंचती हैं और फिर तेहरान रिएक्ट करता है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा नोबडी नोस। हो सकता है प्रेशर में आके ईरान ये बोले कि साहब बाबल मंदेब भी ब्लॉक करो। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 20% एनर्जी फ्लो करती थी दुनिया की, बाबल मंदेब की तकरीबन 12% फ्लो करती है। यानी कि अगर दोनों आपने ब्लॉक कर दिए तो दुनिया की 1/3 32% लगभग मोटा मोटी 1/3 दुनिया की जो एनर्जी फ्लो है वो ईरान बंद कर सकता है। और ये ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। यहां पे दोस्तों ये खबर आ रही है कि आईआरजीसी उसने खमेनेई से परमिशन मांगी है, मुश्तबा खमेनेई से, कि हम इजराइल के ऊपर और भारी हमले करना चाहते हैं, हमें आपकी अनुमति चाहिए। दोस्तों ये लड़ाई खत्म कैसे होगी मैं आपको बताता हूं, बिना किसी की साइड लिए। ये अगर ईरान की रेजीम जो है, खमेनेई की रेजीम जो है, अगर ये बच गई और यूएस ने यू टर्न लिया और यूएस भाग गया, जैसे यूएस की आदत है बीच बीच में यू टर्न लेके भागने की, तो ये जो रेजीम है जो पहले दुनिया के लिए खतरा बनी थी या मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बनी थी या सबके लिए खतरा बनी थी, ये 10 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ये 10 गुना ज्यादा और खूंखार हो जाएगी। अगर आप शिकार करने निकले हैं फिर आप काम खत्म कीजिए, वरना ये पूरी लड़ाई शुरू करने का कोई मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। इन्होंने क्यों लड़ाई शुरू करी, अमेरिकन ने क्यों बमबारी करी तेहरान पे, और अगर आपने कर दी है फिर मैटर को आप खत्म कीजिए, या आप बोलिए ईरानियन से कि ठीक है हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं, या उनसे अपनी शर्तें मनवाइए, या रेजीम चेंज कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन अगर अमेरिका ने इस वक्त इस नाजुक मोड़ पे एक यू टर्न ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर एयर फोर्स, देयर नेवी, देयर आर्मी, देयर मरीन्स।
They are a crack shot professional organization. But the leadership, and when I say leadership, I mean Donald Trump. This is not the way to lead in war. Either you don't start a war, or if you start it, rightly or wrongly, then you finish the war. और यहां पे मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों ये बात, कई लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए रिपीट करूंगा। इसमें सबसे कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप है। द वीकेस्ट लिंक इन द चेन इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी अभी हमें यह पता लगा है कि दोबारा, कुछ ही मिनट पहले की खबर है मेरे रिकॉर्डिंग से, कि दोबारा भारी मात्रा पे मिसाइल्स मारी गई हैं इजराइल की ओर ईरान के द्वारा। अब पलटवार कैसे होगा? क्या अमेरिकन फोर्सेस दोबारा ज्वाइन इन करेंगी? क्या वो मामला पूरी तरीके से इस बार खत्म कर देंगे? ओनली टाइम विल टेल। पर मैं फिर से बोलूंगा, इस पूरे युद्ध में अगर कोई कमजोर कड़ी है, दैट इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।